का हो गया, इसमें काफी समय से ये कंसोलिडेशन एक्सपेक्टेड था और मेरे ख्याल से मार्केट अनुमान लगा रहा था कि टीआरएफ जैसी कंपनी, टिनप्लेट जैसी कंपनी में तो मर्जर काफी लॉजिकल है, क्योंकि ये स्टैंड अलोन बिजनेस पे इतना कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं थी। हालांकि आउट परफॉर्मेंस तो इन कंपनीज ने बहुत बढ़िया दिखाया था। ओवरऑल मर्जर इनके जो भी सिनर्जीज है वो बेनिफिट करेगा, कॉस्ट कटिंग भी थोड़ी बहुत देखने को मिलेगी क्योंकि डुप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट अवॉइड होगा। तो मेरे ख्याल से टाटा स्टील को डेफिनेटली इसमें फायदा है। हालांकि ये एमालगमेशन का जो डिसीजन इन्होंने लिया है, इसका फायदा शायद इमीडिएटली FY23 में ना हो, क्योंकि सारी रेगुलेटरी प्रक्रिया खत्म करते करते थोड़ा सा टाइम लग सकता है। बट FY24 के लिए जब बैलेंस शीट कंसोलिडेट होगी तभी डेफिनेटली अच्छी बात रहेगी। और मैं मर्जर रेशो देख रहा था कि टिनप्लेट और टाटा मेटालिक्स में तो शेयर होल्डर्स जो है टाटा मेटालिक्स के और टिनप्लेट के, इनके लिए तो अच्छी बात है क्योंकि उनको रेशो फेवरेबल है। लेकिन अगर टीआरएफ की बात करें या टाटा लॉन्ग प्रोडक्ट्स की बात करें तो ये टाटा स्टील के फेवर में है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इन द नियर टर्म थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी आपको इन स्टॉक्स में आज देखने को मिलेगा। बट ओवरऑल जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है वो टाटा स्टील है, क्योंकि एमालगमेशन के बाद हमको लग रहा है कि काफी हद तक कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन होगा और ऑब्वियसली जो मार्जिन इंप्रूवमेंट है जो स्टैंड अलोन बेसिस कंपनी में हम देख नहीं रहे थे, वो शायद कंसोलिडेटेड एंटिटी पे अच्छी खासी आएगी। तो मैनेजमेंट की कमेंट्री भी यहाँ पे आना बाकी है। मेरे ख्याल से मैनेजमेंट का क्या स्ट्रेटेजी है, क्या गेम प्लान है, वो भी थोड़ी सी क्लैरिटी आने के बाद इस स्टॉक में, टाटा स्टील स्टॉक में अच्छी खासी बढ़त इन द नियर टर्म देखने को मिल सकती है। तो अविनाश जी गुड मॉर्निंग। सही कहा आपने, टिनप्लेट और टाटा मेटलिक्स के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव होगा क्योंकि हर 10 शेयर टिनप्लेट के अगर देखें तो उसके सामने 33 शेयर टाटा स्टील के, वहीं टाटा मेटलिक्स के 10 शेयर्स पर ऑलमोस्ट 79 शेयर्स टाटा स्टील के मिलने वाले हैं। लेकिन जब रीजिग इसी तरह का पिछली बार भी हुआ था टाटा कॉफी, टाटा कंज्यूमर का, तब मैनेजमेंट का ही कहना था कि ऑपरेशनल सिनर्जीज, रेवेन्यू सिनर्जीज बिल्टअप होते हुए दिखेंगे। क्या आपको लगता है, ऑफकोर्स कमेंट्री से पहले पूछना ये अलग होगा, लेकिन सिनर्जीज डेवलप होते हुए, क्योंकि स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग? पहली बात तो देखिए, सारी टाटा ग्रुप की मेटल कंपनीज थी तो ऑब्वियसली मैनेजमेंट का ये मानना था और शायद ऐसा रहेगा कि एक जगह पे सारे बिजनेसेस को वो कंसोलिडेट करेंगे तो उसका फायदा जरूर हुआ। देखिए एक टाइम था जब इन्होंने हर प्रोडक्ट के लिए एक नई कंपनी लॉन्च की थी, लेकिन अभी मेरे ख्याल से कंसोलिडेशन इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी और मुझे लग रहा है कि कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन विल बी द मेन मेजर और उसके बाद जो स्केलेबिलिटी आएगी एक बार मर्जर के बाद, तो वो मेरे ख्याल से मैनेजमेंट डेफिनेटली फोकस करेगी। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि नियर टर्म में हो सकता है कि थोड़ी बहुत सॉफ्टनेस स्टॉक में देखने को मिले, लेकिन वंस बैलेंस शीट पूरी तरह से अमालगमेट होता है, कंसोलिडेशन होता है, तो उसके बाद डेफिनेटली ये लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली ये सारे ये शेयर होल्डर्स को अच्छी वेल्थ क्रिएट करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली बड़ी कंपनी का बैलेंस शीट, बड़ी कंपनी के ऑपरेशंस के अगर हम पार्ट होते हैं तो उसका फायदा ऑब्वियसली ये सारे शेयर होल्डर जो है ग्रुप कंपनीज को, उनको मिलना चाहिए। नहीं, मुझे लग रहा है कि अजय ये रैलीज पे ही ज्यादातर इफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि देखिए ये कंपनी, आपने सही कहा कि बहुत समय तक अभी तक अंडर परफॉर्म कर रही है और इनका मैनेजमेंट क्लियरली जो गाइडेंस देते हैं वो भी बहुत एग्रेसिवली देते हैं, आइदर पॉजिटिव या नेगेटिव। और कल का जो कॉन कॉल हो गया था इसमें उन्होंने सेकंड क्वार्टर के लिए बहुत डिप्रेसिंग आउटलुक बताया। तो मेरे ख्याल से एनालिस्ट डेफिनेटली इस बात पे खुश नहीं होंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि देखिए नॉर्मली सितंबर तक का तो बिजी सीजन होता है सारी एग्रोकेमिकल पेस्टिसाइड कंपनीज के लिए और सेकंड हाफ थोड़ा सा ड्राई होता है। तो सेकंड क्वार्टर अगर थोड़ा सा सॉफ्ट जाता है तो ऑब्वियसली इसका नेगेटिव इंपैक्ट आपको रैलीज के शेयर पे आज ज्यादा देखने को मिलेगा। मुझे नहीं लग रहा है कि जो बड़े प्लेयर्स है जैसे कि यूनाइटेड फॉस्फोरस है, पीआई इंडस्ट्रीज है, यहाँ पे कोई बड़ा रेटिंग चेंज आने की संभावना रहेगी। तो मेरे ख्याल से ये रैलीज तक सीमित रहना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। अविनाश, एक और बात आपसे करना जरूरी है, वो है एक्सेंचर के रिजल्ट्स। एक्सेंचर के जो रिजल्ट्स आए और कमेंट्री आए, उसमें उम्मीद ये थी कि अगर बढ़िया रिजल्ट कमेंट्री आती है तो एक रीबाउंड ट्रेड हम आईटी में खेल सकते हैं। सारे आईटी स्टॉक्स एटलीस्ट लार्ज कैप वाले 52 वीक लो पे मिल रहे हैं अभी। एक तरफ लोग जो है ट्रेडर्स के मन में है कि यार अच्छे भाव में मिल रहा है, लॉन्ग ट्रेड ले लें, लेकिन भाव सपोर्ट नहीं कर रहा है। आज कमेंट्री बहुत मिक्स्ड आई है। क्या आप एक चेतावनी देना चाहेंगे ट्रेडर्स को, या आपको लगता है यहां से भी शॉर्ट के तो मौके हैं, लॉन्ग तो भूल जाइए, लार्ज कैप आईटी में शॉर्ट के मौके हैं, लेकिन मिड कैप आईटी में अच्छे रिबाउंड्स कल देखने को मिले। तो यहां पे जो ट्रेडिंग की उत्सुकता है एक्सेंचर के रिजल्ट के वजह से, आईटी में कैसे अप्रोच किया जाए?
नहीं, देखिए मेरे ख्याल से एक्सेंचर में जो कमेंट्री आई है, आपने सही कहा कि थोड़ी मिक्स्ड और थोड़ी सी नेगेटिव है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि कॉस्ट इंक्रीज का काफी स्ट्रॉन्ग रीजनिंग है। उसके बाद जो नॉर्मली सारे एनालिस्ट देखते हैं कि अर्निंग्स ग्रोथ कितनी रहेगी, तो अर्निंग्स ग्रोथ मुश्किल से 4-5% का वो बता रहे हैं। तो मेरे ख्याल से देखिए जिस प्रकार का अभी माहौल यूरोप में हो रहा है, यूएस में हो रहा है, ऐसा लगता तो नहीं है कि अगले 3 से 6 महीने में कोई बड़ा रिवाइवल या कोई री रेटिंग आएगा। तो आने वाले 2 क्वार्टर्स अजय सारे फ्रंटलाइन आईटी कंपनीज के लिए काफी चैलेंजिंग रहेंगे। इंक्रीमेंटल ऑर्डर बुक तो डेफिनेटली कम होने वाला है, बट जो कॉस्ट प्रेशर है वो लगातार रहेगा। और मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि सितंबर और दिसंबर के क्वार्टर में आपको आईटी शेयर्स और निचले लेवल पे मिलेंगे। तो डेफिनेटली ग्रोथ थोड़ा सा इफेक्ट हो चुका है, और ग्रोथ जब भी इफेक्ट होता है तभी मार्केट्स कैश पोजीशन या इनकी कितनी बायबैक पहले किया, ये सारी बातें हिस्ट्री हो जाती है। यहाँ पे ज्यादा मार्केट फोकस नहीं करेगा, मार्केट ग्रोथ को देखेगा। ग्रोथ अगर एब्सेंट है तो डेफिनेटली इसमें आपको अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। तो शॉर्ट टर्म में मुझे यही कहना उचित रहेगा कि इसमें लॉन्ग पोजीशंस मत बनाइए। आईटी वीक लग रहा है और हो सकता है कि थोड़ी सी और बिकवाली का प्रेशर यहाँ पे देखने को मिले। अजय, मुझे लग रहा है कि देखिए मुझे लग रहा है काफी अच्छी तरह से पोजीशनड है और काफी बड़ा इनका प्रोडक्ट बुक है, तो ये डेफिनेटली एक अच्छा विकल्प बन सकता है अगर नजरिया मीडियम टू लॉन्ग टर्म है। मुझे लग रहा है कि सारे जो रिटेलर्स है इसमें जो गारमेंट में है, जैसे अरविंद फैशंस है, यहाँ पे भी आप नजर रख सकते हैं। ये स्टॉक भी अभी हाल ही में थोड़ा सा अपटेक दिखा रहा है, तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। प्लस जैसे आपने बोला कि ट्रेंड में भी अच्छी खासी कमाई हो सकती है, क्योंकि इनका जो बिजनेस मॉडल है वो ज्यादातर अपर मार्केट और मिडिल मार्केट को टारगेटेड है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे डेफिनेटली और भी अर्निंग्स ग्रोथ की स्ट्रॉन्ग रिकवरी रहेगी। और एज फार एज रेमंड इज कंसर्न, रेमंड में तो मैनेजमेंट की कमेंट्री बहुत ही बढ़िया है। इन्होंने कहा है कि सेकंड हाफ में और भी स्ट्रॉन्गर ग्रोथ वो अपेक्षित करते हैं, और मार्केट ने इस बात पे उनको एक थम्स अप भी दिया है। तो मेरे ख्याल से ये सारे शेयर्स में कोई भी कारण से अगर मार्केट में गिरावट देखने को मिलती है तो एक्यूमुलेशन का एक अच्छा मौका बनेगा। देखिए टाइटन एक ऐसी कंपनी है जो फेस्टिव डिमांड को लेके बहुत अच्छी तरह से बेनिफिट करेगी। मुझे लग रहा है कि जो सितंबर का क्वार्टर है वो तो डेफिनेटली ठीक ठाक आएगा, बट जो अक्टूबर टू दिसंबर का जो क्वार्टर रहेगा वहां पे हमको लग रहा है कि काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आएगी, क्योंकि पोस्ट कोविड नॉर्मलसी आ चुकी है। फेस्टिवल डिमांड में नॉर्मली ये एक ऐसा पीरियड होता है जहां पे टाइटन जैसी कंपनी को काफी फायदा होता है। तो डेफिनेटली इनके गोल्ड बिजनेस को देखते हुए मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली नियर टर्म में जो टेलविंड्स है वो काफी पॉजिटिव है। तो मेरे ख्याल से बाजार में ऐसे शेयर्स आपको लेने चाहिए जो डिस्पाइट मार्केट सेंटिमेंट खराब होने के बाद